हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम लाइव टेस्ट होने वाला है जीके जीएस की, तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ ही शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं और हर एक क्वेश्चन का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है? पहले आप क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको अपने नंबर ज़रूर बताने हैं दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन को सही कर रखा है, ठीक है? तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों और सारे क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के। किसके? पॉलिटी के, है ना? तो आपको बताना है कि आपके पॉलिटी से अच्छे 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम पॉलिटी की क्लास हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है कि अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना दोस्तों और सब लोग रिप्लाई दीजिए, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, है ना? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में पारित किया गया था। बताइए, ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है किस वर्ष में पारित किया गया था? 1950 में, 1955 में, 1988 में या फिर 1986 में? बताइए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। ओके, चलिए यहाँ पर देख सकते हो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दोस्तों पारित किया गया था। इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। ये भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988, इसी को पीसीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीए। पीसीए 1988 भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। तो भारत की संसद का अधिनियम क्या है दोस्तों? पीसीए है। ओके, पीसीए 1988 के तहत केंद्र सरकार के पास उन मामलों की जांच और सुनवाई के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है जहां पर निम्नलिखित अपराध किए गए हैं। जैसे कि देख सकते हो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हो गया, अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अपराधों को करने की साजिश या करने का प्रयास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? बताइए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा सारे क्वेश्चन? चलो जी आगे देख ले। देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? तो 214 में। आर्टिकल 214 में यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा उसी आधार पर और रीति से हटाया जाता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मतलब कि उच्च हम हटा ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा उसी आधार पर और रीति से हटाया जाता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। क्लियर? बताइए, समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं आ रहे? देखिए, अब आप लोगों को नया कुछ नहीं पढ़ना, जितने ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 की बात करते हैं। 217 में क्या हुआ था दोस्तों? उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उनके हस्ताक्षर
और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? वारंट के द्वारा की जाएगी। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त हो सकता है। दोस्तों, इसमें और पॉइंट है कि कम से कम 10 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक कार्यालय आयोजित किया हो, या फिर कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय, या फिर 3 या उत्तराधिकार में ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। ऐसे लोग ही भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो किसी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की जैसे एज के बारे में कोई बातें होती है, कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति ही करेगा और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो ही अंतिम होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आर्टिकल 226 के बारे में। तो आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित हो। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल से संबंधित है। तो एक सामान्य उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है आर्टिकल 231 से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 231 से। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने 226 आर्टिकल को बताया, 231 को बताया, 214 को बताया, 213। तो ये सब लोग आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार आप वीडियो को देख सकते हो, फिर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करती है। मोहम्मद अनीस बनाम भारत संघ होगा, विनीत नारायण बनाम भारत संघ होगा, दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ होगा, या फिर सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए श्रीमती सेल्वी बनाम जो था वो कर्नाटक राज्य ने मानवता की ओर से प्रौद्योगिकी के खिलाफ एक वीरतापूर्ण संघर्ष किया था। तो श्रीमती जो सेल्वी है ना, कर्नाटक राज्य के, तो इन्होंने कर्नाटक राज्य ने मानवता की ओर से प्रौद्योगिकी के खिलाफ एक वीरतापूर्ण क्या किया था? संघर्ष किया है। मामला मानसिक गोपनीयता के महत्व पर प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है? तो मानसिक गोपनीयता के महत्व पर, और बेहतर जांच के लिए एक विषय पर वैज्ञानिक तकनीकों के अनिवार्य प्रशासन की तर्क संगतता का विरोध भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने है कि माना है कि नार्को विश्लेषण का जो अनिवार्य प्रशासन है वो भारत के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करता है। क्या करता है? 20(3) का उल्लंघन करता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस तरह की न्यूरो साइंटिफिक जांच तकनीकी का उपयोग प्रशंसा पत्र मजबूरी का गठन करना है और आर्टिकल 20(3) के तहत अभियुक्त व्यक्ति के आत्मदोष के आधार का उल्लंघन करता है और संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ओके, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो मामला था मोहम्मद अनीस बनाम भारत संघ की, तो उसको हम देख लेते हैं कि जो मोहम्मद अनीस बनाम भारत संघ है क्या। तो दोस्तों बेसिकली एक पुलिस निरीक्षक उत्तर प्रदेश राज्य सेवा के द्वारा दायर रिट याचिका न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को विफल करने का एक प्रयास था। क्या था? एक प्रयास था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ की बात करते हैं तो शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए एजेंसियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और अनुशंसित समितियों की संरचना का पुनर्निर्माण करना, ये आता है विनीत नारायण बनाम भारत संघ के अंतर्गत। अब बात करते हैं दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ, ये क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने की माना है कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की पवित्रता के लिए खतरा है। क्या है? लोकतंत्र की पवित्रता के लिए क्या है दोस्तों? खतरा है। ओके, तो दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ के अंतर्गत ये चीजें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य या अध्यक्ष को छोड़कर हो सकते हैं, मतलब कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य हो सकते हैं, आपको बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं, मतलब अध्यक्ष को छोड़कर आपको बताना है कितने सदस्य हो सकते हैं। क्या 8 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, 2 होंगे या फिर 6 होंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 सदस्य, अध्यक्ष को छोड़ के 2 सदस्य, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1993 के मानवाधिकार अधिनियम का संरक्षण न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्माण का भी प्रावधान करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग पर मानवाधिकारों के संरक्षण या उनसे संबंधित राज्य के भीतर होने वाली किसी भी उल्लंघनों की जांच करने का प्रभार है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसंसदीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य होते हैं। क्या होता है? एक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, 2 सदस्य होते हैं, 3 हो गए। इस प्रकार एक राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य मतलब हो सकते हैं अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उसी तक पद को धारण कर सकते हैं। 2 सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों ये 3 वर्ष की अवधि के लिए, है ना, 3 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले आए उसी तक ये पद को धारण करते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाया कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटा सकते। राज्यपाल तो नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति ही उसको हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं हटाना। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे कहानी मॉडल में ही समझ लीजिए क्योंकि इतना रटने का भी समय नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत पास है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के संदर्भ में किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायाधिकर्ता होता है, अतिरिक्त सरकारी वकील होता है, महाधिवक्ता होता है या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के संदर्भ में किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? कानूनी सलाहकार की बात करते हैं दोस्तों तो ये होते हैं महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में एक महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 165 के तहत बनाया गया है। यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो, है ना। तो महाधिवक्ता को जो प्रत्येक राज्य के, है ना, प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो महाधिवक्ता के रूप में ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो। और उसके योग्यता क्या होनी चाहिए? भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और न से वो क्या कहते हैं ना, सेडी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आते हैं और इजी भी क्वेश्चन है। तो बताइए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? जर्मन संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जापानी संविधान से या फिर आयरिश संविधान से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरिश संविधान से। तो कहाँ से लेंगे दोस्तों? आयरिश के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राज्य नीति के निदेशक तत्वों की जो अवधारणा है डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई थी। भारत के संविधान के निर्माता आयरिश राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित है, इसलिए भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से काफी प्रभावित भी हुए हैं। भारत की राज्य नीति के निदेशक तत्व देश के शासन के लिए भारत सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके
उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना भी है। तो ये चीजें रही डीपीएसपी के बारे में, है ना। क्या है डीपीएसपी के बारे में? तो डीपीएसपी को कहाँ से उधार लिया गया है? आयरलैंड से, आयरिश की संविधान से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय फिल इन द ब्लैंक्स के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। वाहन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल निकायों का प्रदूषण होगा, या फिर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी रूप में तंबाकू का सार्वजनिक धूम्रपान, चाहे वह सिगरेट, सिगार, बीड़ी या अन्यथा के रूप में ही हो, अवैध, असंवैधानिक और भारत की संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू धूम्रपान भारतीय दंड संहिता में निहित सार्वजनिक उपद्रव के से संबंधित दंड प्रावधानों के दायरे में आता है। लेकिन ये सब चीज़ें आजकल कौन मानता है? सब लोग देखो तंबाकू भी, तंबाकू का सेवन करते हैं, और सिगरेट का भी, है ना, बीड़ी का भी। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए दोस्तों। वायु प्रदूषण की परिभाषा और पर्यावरण की सुरक्षा और परिरक्षण से संबंधित विधियों, विशेष रूप से वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में भी निहित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? 30 दिन होगा, 60 दिन होगा, 90 दिन होगा, या फिर 45 दिन होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 दिन। चलो आगे देखते हैं। आईटी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सीएटी के फैसले या आदेश से संतुष्ट असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश की अधिसूचना की तारीख के 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो इसे 60 दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, चलो साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 48 फर्स्ट के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा देश में पहला और एकमात्र साइबर अपीलीय अधिकरण स्थापित किया गया है। दोस्तों, साइबर अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष की अवधि के लिए, या 65 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो, 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष, जो भी पहले हो वही तक ये पद को धारण करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताइए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज थी, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, या फिर सुमित्रा महाजन? कौन थी? बताइए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो ये थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, मीरा कुमार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीरा कुमार एक भारतीय राजनीतिक है और वह 5 बार, कितनी बार? वह 5 बार लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुनी गई हैं। वह 3 जून 2009 को लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई। कितना, कैसे चुनी गई? निर्विरोध रूप से चुनी गई दोस्तों। कुमार ने सेवानिवृत्त सोमनाथ चटर्जी की जगह ली। उन्होंने 18 मई 2014 को अपना पद छोड़ भी दिया। वह भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी है। कौन है? मीरा कुमार, ये बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम सुषमा स्वराज के बारे में देख लेंगे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में।
तो सबसे पहले हम सुषमा स्वराज के बारे में देखेंगे। सुषमा स्वराज एक भारतीय राजनीतिक और सर्वोच्च न्यायालय की वकील थी। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता स्वराज ने पहली नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह इंदिरा गांधी के बाद पद संभालने वाली दूसरी महिला थी। इंदिरा गांधी के बाद पद संभालने वाली दूसरी महिला थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात करेंगे तो ये एक भारतीय राजनीतिक और वकील हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से जुलाई 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य पाटिल एकमात्र महिला है जिन्होंने पद संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले 2004 से 7 तक राजस्थान की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम सुमित्रा महाजन के बारे में देख लेते हैं। सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनीतिक है जो 2014 से 19 तक लोकसभा की अध्यक्ष थी। वह भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। किसे? तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने 1989 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सबसे लंबे समय तक संसद की महिला सदस्य के रूप में किया और फिर चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्त भी हो गई। तो हमने सबके बारे में डिस्कस कर दिया दोस्तों। एक एक सुमित्रा महाजन हो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो, मीरा कुमार हो, सबके बारे में हमने डिस्कस कर दिया और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। यही सब चीज़ें स्टैटिक जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके, है ना। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 3 हैं दोस्तों? बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? पद्धतियाँ की बात करते हैं दोस्तों तो वो हैं 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 पद्धतियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 368 भारतीय संविधान में 2 प्रकार के संशोधनों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के भाग 20 के तहत आर्टिकल 368 को परिभाषित किया गया है। 1951 में संविधान का पहला संशोधन राज्य को किसी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों की उन्नति के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए सशक्त बनाना था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष है? 3 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा या फिर 5 वर्ष होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 वर्ष, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रत्येक सदस्य का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है। यहाँ आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था, जैसा कि 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया था। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। तो आयोग की पहली प्रमुख जयंती कौन थी? तो आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष के पद पर पदभार को ग्रहण किया था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो रेखा शर्मा कौन थी दोस्तों? तो रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बारे में सत्य नहीं है? निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। आगे देखते हैं। समूह का के ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं।
आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ये गलत है ना, तो ये गलत है दोस्तों, है ना, ऑप्शन पहला जो है वो गलत है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार ने सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों की सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में की थी। कब किया था? फरवरी 1964 में किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सर्वोच्च सतर्कता संस्थान भी माना जाता है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त होता है। केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता प्रतिनिधि की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों की योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा करने और उनके सतर्क कार्य में सुधार करने की सलाह देता है। आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से स्वतंत्रता वैधानिक प्राधिकरण का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन थे, एम. पतंजलि शास्त्री हैं, बिजन कुमार मुखर्जी हैं या फिर एच.जे. कानिया हैं? बताइए भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा एच.जे. कानिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एच.जे. कानिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एच.जे. जो कानिया है वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एच.जे. कानिया ने 1950 से 51 तक भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्ष 1951 में कार्यालय में सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिजन कुमार मुखर्जी की बात करते हैं तो बिजन कुमार मुखर्जी ये भारत के पूर्व और चौथे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने दिसंबर 1954 से जनवरी 1956 तक सेवा की। एम. पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने नवंबर 1951 से जनवरी 1954 तक सेवा की। तो बिजन कुमार जो थे वो 1954 से 56 तक इन्होंने सेवा किया और एम. पतंजलि जो थे वो 51 से 54 तक। भारत के वर्तमान सीजीआई दोस्तों धनंजय वाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ 50वें कितने नंबर के? 50वें सीजीआई हैं और उन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित से पदभार संभाला है। यू ललित के स्थान पर यू ललित के स्थान पर डी वाई चंद्रचूड़ इन्होंने पदभार को संभाला है और ये 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 50वें नंबर के। तो वर्तमान में सीजीआई कौन है दोस्तों? धनंजय वाई चंद्रचूड़, है ना, धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी हैं। डी वाई चंद्रचूड़ इनको शॉर्टकट में कहते हैं, बाकी इनका पूरा नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लिखित नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन पहला है कि जीवन स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य। सेकंड है कि पोषण स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में राज्य का कर्तव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य। ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि डीपीएसपी में ये बातें तो मतलब कि इसकी तो चर्चा ही नहीं है। मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या क्या उल्लिखित है? तो यहाँ पर जीवन स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, ये सही है। पोषण स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, है ना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में राज्य का कर्तव्य हो। लेकिन पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव का आंसर हो जाएगा
निगेटिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। आ रहा है समझ में? देखिए आप लोगों ने अगर चारों ऑप्शन पढ़े होंगे फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तीसरा ही गलत है ना, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, तीन तो एक ही जैसा है ना। तो आप लोग पेपर में जल्दबाजी नहीं करोगे, सारे ऑप्शन को, पहले चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद में आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग ना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ मतलब कि समझ से भी कर सकते हो ना, कि समझ के हिसाब से भी कर सकते हो, सिविक्स वगैरह पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 48 ए के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन ने आर्टिकल 48 ए को जोड़ा गया है, इसलिए मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं है ना, संविधान का हिस्सा ये नहीं है। आर्टिकल 47 राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर में सुधार लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है। विशेष रूप से राज्य मादक पेय और दवाओं के निषेध के बारे में लाने का प्रयास भी करता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप पूछे तो हद की बात है। आयोग ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। बताइए, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर गाजियाबाद में। बताइए, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, है ना। चलो जी आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई है, जिसका उद्देश्य है पुलिस से संबंधित विभिन्न हथियारों और कार्य प्रणालियों की स्मृति को संजोना है। क्या है, तो इसका मेनली जो संबंधित है किसे, विभिन्न हथियारों और कार्य प्रणालियों की स्मृति को संजोना है, ठीक है। चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों देखिए हमने पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कराया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पसंद आएगी। तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग देख सकते हो चैनल पर हमने दोस्तों यूपीपी एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट कर रखा है। प्रैक्टिस डेली चल रही है दोस्तों, तो आप लोग जाकर सारे प्रैक्टिस को देख सकते हो, है ना। सारे इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहले भी हमने एनसीईआरटी सीरीज को चलाया था कंटिन्यू, क्लास 6 की एनसीईआरटी को हमने फिनिश कर दिया था। क्लास 7 की हमने 8 चैप्टर तक कर दिया था दोस्तों। तो यूपीपी का एग्जाम होने के बाद फिर हम एनसीईआरटी सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी सीरीज में दोस्तों चाहे आप सिविल की तैयारी करें सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की पहले मैं थ्योरी क्लास करती हूँ, देन उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो मैं पहले थ्योरी को करवाती हूँ, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन को करवाती हूँ। और ये भी कहती हूँ कि आप लोग साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही शार्ट नोट्स आप लोग के लिए बन जाएगी। आप खुद से बनाओगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलते हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट मोमेंट पे आपकी इतनी बेस्ट शार्ट नोट्स तैयार हो जाएगी दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। तो आप लोग उस क्लास को भी देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज को, और यूपीपी के एग्जाम के जस्ट बाद हम उसको ही कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए दोस्तों इस चैनल पर, और यकीन मानिए आपको एक सीट जरूर मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल की तैयारी कर रहे हो, सिविल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, बीपीएससी की कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, आरओ की कर रहे हो, सबके लिए बहुत रामबाण क्लास है। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लास को कंटिन्यू देख लीजिए। एक दिन में क्लास देखिए, वैसे ही आप लोगों की सारी जो है कि जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो सारी दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।